हेलो दोस्तों, मैं नासिर अली खान आपके अपने YouTube परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो बेटा, जो हमने कल आपको क्लास कराई थी नंबर सिस्टम की, उसमें मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपने सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो बेटा, जो मैंने कल आपकी वीडियो यानी कि आज वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका लाभ उठा सकें। तो आज उसी का अगला हम जो कल आपको बेसिक कराया था और आज उसी के बहुत अच्छे अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट सवाल हैं वो मैं आपके सामने आज कराने वाला हूं। तो बेटा, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। कुछ न कुछ का मतलब ये है बहुत कुछ समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूँगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। तो बेटा, सिर्फ और सिर्फ हम 5 मिनट यानी कि 2 मिनट में जो कल हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करें, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे एक शानदार और लाजवाब अंदाज में। ठीक है, मेरा मानना ये है कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे तो ये YouTube चैनल छोटे से बड़ा हो सकता है। ठीक है, मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा और ईमानदारी से आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन लीजिए। तो जो मैं आपको ये नंबर सिस्टम करा रहा हूँ बेटा, जो सवाल मैंने ले रखे हैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, या तो आपका SSC GD का हुआ है, यूपी पुलिस में आपके 1 या 2 सवाल इसमें नंबर सिस्टम से आते हैं। बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके दिल्ली पुलिस में नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं यानी कि सवाल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जो रिमेनिंग आपके एग्ज़ाम हुए, चाहे आपका CGL हो बेटा, चाहे CPO हो, CHSL हो, MTS हो या फिर आपका यूपी पुलिस हो, तो इसमें से 101% नंबर सिस्टम से 1 या 2 सवाल बनते हैं। और CGL में तो हो सकता है बेटा मेंस में आपके 4 से 5 सवाल आते हैं। तो चलिए बेटा, क्विक रिवीजन करते हैं जो कल आपको पढ़ाया था। बेटा, कल नंबर सिस्टम का यानी कि शुभारंभ किया था और नंबर सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर से। और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे। पहला पार्ट बताया था रियल नंबर और दूसरा पार्ट बताया था इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको हम एक नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, वो आपकी रियल नंबर्स कहलाते हैं। और काल्पनिक संख्याएं जो हम सोच सकते हैं, जिनको हम आई से डिनोट करते हैं, जिसका नाम होता है आयोटा और जिसकी फॉर्म बनती है A+IB की फॉर्म बनती है, उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बेटा, इमेजिनरी यानी कि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बताया था रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं और दूसरा पार्ट बताया था इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताई थी कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की अवस्था में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर आपको बताया था अपरिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q की अवस्था में नहीं लिख सकते, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर इससे आगे आपको मैंने बताया था डेसिमल की 3 फॉर्म बताई थी। एक तो आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक बताया था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं बेटा शांत दशमलव, और दूसरा पार्ट बताया था टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अशांत दशमलव, और तीसरा बताया था बेटे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अशांत अनावर्ती जो दशमलव उनको बोलते हैं। अब इसमें से 2 पार्ट आपको मैंने बताए थे कि जो शांत डेसिमल होता है यानी कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है वो आपका क्या होता है, वो एक रेशनल नंबर होता है। और मैंने बताया था कि जहां डिनोमिनेटर में आपका क्या बन जाए 2 की पावर m या 5 की पावर n बन जाता है, तो वहाँ क्या होता है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं P/Q की फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये आपके अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको इंटीजर्स के 2 पार्ट, जो आपका होता है बेटे पूर्णांक, वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी होता है, जो माइनस इन्फिनिट यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव
इनफाइनाइट तक सारे के सारे आपके यानी कि इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटे इवन संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर और आपको लास्ट में परफेक्ट नंबर। ये सब की स्टडी आप करके आए होंगे। तो उसी अच्छे अंदाज में जो कल का कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसी पर आधारित मैं कम से कम 10 से 12 सवाल आपको कराने वाला हूं और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। और जितना हो सके, मैंने देख रहा हूं कि कल मेरी वीडियो पर जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ हैं वो 130 135 के करीब हैं। तो बेटा 130 और 135 नहीं, ये कम से कम आपके 10,000 से 20,000 होने चाहिए। ठीक है, तो हमें एक मोटिवेशनल मिलता है और हमें ये लगता है कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी टाइप से। तो चलिए बेटा, आपको हम पहला सवाल कराते हैं। 4 सवाल मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि एक सवाल आपके माइंड में आ जाए। चलिए ध्यान से सुनिए बेटा कि रूट n, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या, या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। अब ये सवाल उठता है रूट n, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है यदि रूट n क्या है बेटा, ध्यान से सुन लो। अब n एक प्राकृतिक संख्या है। कल आपको बताया था कि बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो पिछली वीडियो है मेरी उसमें मैंने बताया था कि आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटे, 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से लेकर स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं बेटा, अनंत तक जाती हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि n में 1 मानूँ तो अंडर रूट 1 तो 1 ही होगा बेटे। अगर n को 2 मानते हैं तो बेटे अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। अगर मैं n को 4 मान लूं तो अंडर रूट 4 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। यदि n को मैं 9 मानूंगा बेटे, ये सभी की सभी क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या, तो क्या ये प्राकृतिक है, अंडर रूट n क्या होगा, 3 होगा। तो ये अपरिमेय भी हो सकती हैं और ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो पहला गलत हो जाएगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, हमेशा एक परिमेय संख्या नहीं होने की, हमेशा एक अपरिमेय संख्या नहीं। देखो बेटा अपरिमेय भी होती हैं और ये आपके परिमेय और प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन गलत। तो चौथा आपका राइट हो जाएगा, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी, देख लो यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, और या फिर एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बेटे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा डी राइट हो जाएगा। चलिए बेटा चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, दूसरा सवाल ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ए, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। बताओ क्या एक अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक क्या है तो आप बोलोगे ओड नंबर है। एक क्या है बेटा, ओड नंबर है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो एक क्या है आपका विषम संख्या है। 0 ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, ये भी सही। अब आपसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये बताओ तीसरा p गुणा क्यों सम है। p और q हमेशा सम होंगे, आप ध्यान से देख लो। और रूट 1 अपरिमेय संख्या है। क्या रूट 2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। रूट 2 मैंने आपको बताया था कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, p गुणा q सम है। P और Q हमेशा सम होंगे, ऐसा नहीं है बेटा। मैंने कल आपको बताया था कि जब कभी भी सम और सम की गुणा करते हैं, यानी कि इवन और इवन की गुणा करते हैं, तो क्या आता है,
इवन आता है। ये कल की यानी कि इससे पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर हम बेटा ओड और ओड की गुणा करें, ओड और ओड की गुणा करें तो क्या आएगा, ओड ही आएगा। आप बोलोगे सर एक इवन ले लो और एक ओड ले लो। अगर मैं इनकी गुणा करता हूं, इसको 4 मान लेता हूं और ये आपका 3 होता है, तो 4 तिया 12, ये कितना आएगा बेटा, इवन। तो बेटा कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर दूसरे सवाल का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए सवाल नंबर 3 पर आ जाइए। x का मान जिसके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए देखिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए बेटा, सवाल नंबर 3 देखिए। x का मान जिसके लिए x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपके जीवन में कभी भी आ जाए तो x का मान कितना निकालना है, आपको x निकालना है। तो बेटा सबसे पहले देखोगे अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या तो 1 से कटे या खुद से कटे। तो यहां देखोगे x को मैंने क्या माना, 2 माना। अगर मैं यहां 2 रख के देखता हूं तो ये 2 होगा, ये बेटा 3 होगा और ये क्या होगा 5। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर मैं x को बेटा 2 मानता हूं तो ये तीनों संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहां आप x को 2 मानोगे और x+1 और x+3 यही लगातार आपकी अभाज्य संख्याएं आती हैं, बट और कोई सा भी सीरीज नहीं है। बात समझ में आई। आ जाइए सवाल नंबर देखते हैं 4। सवाल नंबर 4 बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। इसका मतलब ये है n² - 33, n² - 31 और n² - 29। यदि n² - 33, n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्याएं हैं, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहां n एक पूर्णांक है, जहां n एक इंटीजर से यानी कि n पॉजिटिव भी हो सकता है और n निगेटिव भी हो सकता है। अब एक बात ध्यान से देख रहे होगे बेटा, 2-2 का गैप आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर लूं ये बन जाएगा, और यदि बेटा इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा। तो आप ऐसी 3 संख्या एज्यूम करो, अगर वहां हम 2 ऐड करने पर अभाज्य बन नहीं। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि अगर मैं 3 में 2 ऐड करूं तो 5 बनेगा। अगर मैं 5 में 2 ऐड करूं तो 7 बनेगा। आप बोलोगे जी सर, तो क्यों ना मैं इस संख्या को 3 के बराबर रख दूं, क्यों ना मैं इस संख्या को किसके बराबर रख दूं, 3 के। तो n² - 33 बराबर किसके बेटा, 3। तो n² किसके बराबर, 36 के। n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, √36, और √36 होता है ±6। तो n के कितने मान संभव है, आप बोलोगे सर एक तो 6 और एक -6। तो कितना आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर हमें सवाल नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार दोबारा और सुन लो। यदि n² - 33, n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्याएं हैं, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहां n एक पूर्णांक है। n क्या है, एक पूर्णांक है। n आपका निगेटिव भी हो सकता है, n आपका एक पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैंने देखा कि सिर्फ ये 3 और 5 और 7 ऐसी संख्याएं हैं जहां हम 2 ऐड कर रहे हैं और ये अभाज्य संख्याएं आती हैं। ये सब की सब अभाज्य हैं। तो n के कितने मान आप ले सकते हो, आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ कितने, 2 मान। यानी कि करेक्ट आंसर कितना होगा,
2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं बेटा सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए बेटा सवाल नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनते चले जाओ। दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। विषम पूर्णांक का वर्ग 8n प्लस में 1 के रूप में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या इनमें से एक और या दो कोई सभी सही नहीं है। तो देखो बेटे, दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम होगा, ये आप कह सकते हो। यदि मैं कहूं दो लगातार पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स हैं, दो लगातार जो संख्याएं हैं वो इंटीजर्स हैं, जैसे बेटा 1 है 2 है, ये दो लगातार है, तो क्या इनमें से एक सम हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप यहां भी नहीं मानते तो ये मान लो 3 4, तो इसमें से एक सम हुआ। या फिर आप 11 और 12, कहीं से भी आप दो लगातार संख्या लोगे तो उसमें से एक पूर्णांक को सम होना अनिवार्य होगा। ये बात अपने जहन में तार लो। बात समझ में आई? तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा बहुत ही अच्छा कथन है दूसरा, विषम पूर्णांक का वर्ग 8n प्लस में 1 के रूप में होगा। बेटा n आप कुछ भी मानो, n आप कुछ भी मानते हो, तो आप क्या देखोगे, क्या वह संख्या जो आएगी n रखने पर क्या वो विषम कहलाएगी? चलो मैं पहले 1 मान लेता हूं। यदि मैं यहां n की जगह बेटा 1 मानता हूं तो 8 गुणा में 1 प्लस में 1 कितना? 9 आ जाएगा। 9 एक विषम पूर्णांक है कि नहीं है? आप बोलोगे जी सर। और यदि बेटा यहां मैं 2 मानता हूं तो 8 दूनी 16 प्लस में 1 17। अगर मैं यहां 3 मानता हूं तो 8 या 24 प्लस में 1 25। तो आप आज एक नई बात सीखे कि विषम पूर्णांक जो हम लिख सकते हैं वो किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 8n प्लस में 1। तो यदि आप n की कुछ भी वैल्यू रखते हो तो वो हमेशा एक विषम ही बनेगा। चाहे आप 4 रख लो, 5 रखोगे, 6 रखोगे, तो हमेशा वह संख्या आएगी जो 2 से नहीं कटने की। वो क्या कहलाएगी? आपकी विषम संख्या कहलाएगी। तो दूसरा भी सही हो गया आपका। दोनों कथन आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए आप देखिए दूसरा छठा सवाल देखिए। दो पूर्णांक p और q हैं और जहां दोनों जो हैं बेटा वो एक से ज्यादा हैं, जो कि सापेक्षतः अभाज्य है। कल आपको बताया था रिलेटिवली कोप्राइम नंबर्स आपको बताए थे कल मैंने, ठीक है। उसी पर बेस सवाल है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखो, p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। दूसरा, p और q दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तीसरा, p और q में से एक अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है। देखिए आप, अब इसमें यह कहा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? या तो पहला और दूसरा सही है, दूसरा या तीसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है बेटा, या तीनों सही हैं। कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। p और q बेटे दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 11 और 13। आप बोलोगे दोनों अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? ये अभाज्य भी हैं और ये क्या है बेटा? सापेक्षित अभाज्य संख्याएं भी हैं। बात क्लियर है? अब यहां देखो, p एक भाज्य है, p और q दोनों क्या है बेटे? भाज्य हैं। भाज्य संख्या मैंने बताया था p एंड q दोनों ही आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहां आपके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि जहां एक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। बताओ, इसको मैं 8 मान लूं और ये 15 मान लूं, तो क्या इनमें से सिर्फ और सिर्फ इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे? क्या 15 और 8 आपके भाज्य हैं कि नहीं है? तो क्या ये सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी? आप बोलोगे जी सर कहलाएंगी। बट इनका HCF 1 होगा और 8 एंड
15 ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं और ये सापेक्षित कोप्राइम नंबर्स भी हैं। इससे आगे मैं आपको कुछ सवाल भी दूंगा, आप चिंता मत करो, समझते चलिए। देखिए आप, P और Q में से एक अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है। तो बेटा एक तो मैंने मान ली क्या, अभाज्य, यानी कि अभाज्य संख्या 7 मान लो, और दूसरी संख्या में क्या मान लो, भाज्य मान लो, 12 मान सकते हो। क्या ये आपके कोप्राइम नंबर यानी कि सापेक्ष अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी? आप बोलोगे जी सर। तो बेटा ये भी राइट हो गया, ये भी राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा, ये आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। बात समझ में आई? चलते हैं बेटा 7वें सवाल की ओर कि 7वां सवाल आपका क्या कहता है। चलिए बेटा देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है। बहुत अच्छा सवाल है। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या a और b का योग नहीं हो सकता? बहुत ही लाजवाब सवाल है। एसएससी जीडी 2023 में, इसी साल आपका जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसी में ये कितने सवाल लिखे हैं? 4 सवाल लिखे, चारों के 4 आपके एसएससी जीडी में आए थे। बेटा आपको बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये नहीं कि आपने हल्का हल्का पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। ध्यान से सुन लो, आपको कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज़रूरी है। रटने की तो आप कोशिश कतई मत करना, 1% भी रटने की कोशिश मत करना। यदि कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो तो एग्ज़ाम में आप 100% बेस्ट कर आओगे। चलिए आ जाइए, देख लीजिए। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या a और b का योग नहीं हो सकता जहां a तथा b भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं? बेटे a और b आपकी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो यदि मैं 6 की बात करूं तो इसको आप 1 और 5 लिख सकते हो, तब जाके आपका योग 6 आएगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हो बेटे, 2 और 4, ये तो सम हो गई, और बट हमें तो अभाज्य का बोला गया है, और यहाँ तो ये विषम है और ये तो सम यानी कि आपकी अभाज्य है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो इसको 3 और 7 ऐड कर सकते हो, 10 होंगे। क्या ये दोनों अलग अलग अभाज्य हैं? 3 भी आपकी अभाज्य और 7 भी। इसको क्या करोगे बेटा, 11 और 19, 11 और कितना बेटा, अगर मैं 11 और 17, यदि मैं इसको तोड़ लूँ 11 और 17 में, क्या ये अभाज्य है? ये भी अभाज्य है। और इसको देखो आप 11 और 3, तो हमेशा 3 और 7 आपकी ये अभाज्य संख्याएं हैं, 11 और 17 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 और 3 भी आपकी अभाज्य संख्या। इनका योग 10 बन सकता है, इनका योग 28 बन सकता है, इनका योग 14 बन सकता है। बट आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 6 है, ये आपका नहीं बन सकता जो सवाल की कंडीशन को फॉलो करे। यानी कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, यदि हम इसको 1 और 1 को 5 मानते तो 1 आपका ओड नंबर हो जाएगा, बट 5 आपकी अभाज्य है, बट हमें दोनों को अभाज्य लेना है। तो इसी टाइप से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए दूसरा सवाल देखिए। मैंने बताया था ना कल आपको को प्राइम नंबर्स, ये एसएससी जीडी 2023 दोनों सवाल, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, एक मैं कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में दूंगा। ध्यान से सुन लो। अब आपको दिया गया है, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स युग्म बनाता है? 21 42, यहाँ तो 21 कॉमन आ गया, नहीं हो सकता। 9 63, 9 कॉमन आ गया, नहीं हो सकता। 36 और 15 3 कॉमन आ जाएगा, ये तो 12 बार और ये 5 बार, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मैंने को प्राइम में बताया था कि जहां HCF1 वहां आपका को प्राइम नंबर्स। तो आप ये 10वां सवाल डिक्टो है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे इसका आंसर क्या होगा, और आप ये भी बताओगे क्या हमारे सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप गलत कर नहीं आओगे। आ जाइए सवाल नंबर 9 पर। 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये आपने पढ़ लिए होंगे यानी कि देख लिए होंगे। अब इसको मैं साफ कर देता हूं।
देखिए बेटा सवाल नंबर 9, 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, ये आपको निकालनी है। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बता दूं बेटा 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, 41 से लेकर 50 तक, और 51 से लेकर 60 तक, और 61 से लेकर 70 तक, और बेटा 71 से लेकर 80 तक, और 81 से लेकर 90, और बेटा 91 से लेकर 100 तक। बेटा 1 से लेकर 10 तक आपकी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक तो 2 हुआ, कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 3, 5, 7, 4 हो जाएंगी। और यहाँ कितना होगा बेटा? 4 हो जाएंगी। और यहाँ की मैं बात करूँ बेटा, ये कितनी होंगी? यहाँ भी 2 होंगी, ये 2 हैं, और इसके बीच में 3 होंगी, यहाँ बेटा 2 होगी, यहाँ भी 2 होंगी, और बेटा यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ बेटा 2, और यहाँ 1। अब आपको मैंने ये बताया था 1 से लेकर 50 तक तो कितनी? 15। देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 8 15 हो गए। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 1 10। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अगर आपसे कुछ भी पूछे, अब आपसे पूछे क्या? 20 से लेकर 50 के बीच, 20 से लेकर 50 के बीच, यानी कि 20 से लेकर 50 के बीच, यानी कि आपको यहाँ से और यहाँ तक लेना है। यानी कि 20 तो आपकी अभाज्य नहीं है ना, तो 20 को छोड़ दोगे तो आप 21 से लेकर 30 तक देखोगे 2 आपकी अभाज्य है, 21 से 40 तक 2 हैं, और 41 से लेकर 50 तक 3। तो कुल मिलाकर बेटा आंसर कितना हो जाएगा? 7। तो आपके 20 से लेकर 50 तक आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी है बेटा? 7 है। तो चलो आप बताइए कि यदि मैं आपसे पूछूं यानी कि 10 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आप किनको ऐड करोगे? 4 और 2 6, और 2 8, और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो यदि मैं आपसे पूछूं 10 से लेकर 70 तक कितनी, तो आप बता दोगे 15। तो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 30 से लेकर 90 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स, यानी कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये आप बताओगे 30 से लेकर 90 तक। बात क्लियर है? ये आप लिख सकते हो कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, यानी कि ऐसे याद कर सकते हो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा अब ये सवाल आप अपने होमवर्क में करोगे। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। चलिए चलते हैं बेटा 11वें सवाल की ओर कि आपका 11वां सवाल क्या कहता है। देखिए बेटा सवाल नंबर 11 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं? बेटे ये आपका एसएससी जीडी 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका सवाल है। ये जो सवाल आपका लिखा है ये 2022 में CHSL में आया था, और ये भी आपका CHSL का सवाल है 2022 का। बहुत ध्यान से तीनों सवालों को हम देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपके 100% समझाने की। ठीक है, तो बेटा एनी टू प्राइम नंबर्स, हिंदी वाले सुन लो, यानी कि कोई दो संख्याएं आपकी प्राइम हो। किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती हैं? यदि मैं दो संख्याओं की बात करूं लगातार, यानी कि एनी टू प्राइम नंबर्स, क्या वो सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? आप बोलोगे सर 3 और 5 ले सकते हो आप, क्या ये सहअभाज्य होंगी? 2 और 3 ले सकते हो आप, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं बट सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, हो सकती हैं, इसमें पूछा नहीं हो सकती। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि कोई दो लगातार विषम संख्याएं क्या आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी? तो देख लो आप,
विषम 1 और 3 ये लगातार है और विषम भी है, क्या सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी? आप बोलोगे सर ठीक है, ये कहलाएंगी 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका हो सकता है। आ जाइए तीसरे पर, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि कोई भी दो क्रमागत संख्याएं, कोई भी दो क्रमागत क्या आपकी सहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, तो ये भी तो हो सकती हैं सहभाज्य संख्याएं। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि कोई दो लगातार सम संख्याएं क्या सहभाज्य है? 2 4, 4 6, 6 10, आप बोलोगे नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, जो 2023 एसएससी जीडी में आया था। बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये लगाओ कि आप इस सवाल से कितने कॉन्सेप्ट समझे कि कोई दो प्राइम नंबर्स आपकी सहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं और कोई दो लगातार ओड नंबर आपके प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, कोप्राइम, और कोई दो लगातार संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्याएं होती हैं, बट कोई दो लगातार इवन संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। बात क्लियर है? चलिए ये सवाल आप खुद करके बताओगे, 100 और 120 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो ये दोनों सवाल, यानी कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा, और ये सवाल नंबर 12 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि सर इतनी, यानी कि 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये CHSL 2022 में आया था। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। बस बेटा मन लगाकर आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर सिलेक्शन आपके कदमों में होगा, आप सिलेक्शन लेकर ही रहोगे। यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत ध्यान से सुन लो। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? भाज्य संख्या होती क्या है? जिनके 2 से ज़्यादा आपके गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो क्यों ना मैं ऐसी कोई 3 संख्याएं लगातार मान लूँ जो भाज्य संख्याएं हों। तो पहली तो 4 होगी सबसे छोटी, इसको 4x मान लो, और इससे अगली बेटा क्या होगी? 6x, और इससे अगली बेटा 8x। इन तीनों का योग कितना बेटा? 36। तो 10 और यानी कि 18x की वैल्यू कितनी? 36। 18 दूनी 36। तो पहली संख्या 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या 12 होगी और तीसरी संख्या 16 होगी। इन सभी का योग करोगे आएगा कितना? 36। अब आपसे पूछा इनका गुणनफल, इनका गुणनफल कर लो आप कर लो। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल करना है और गुणा में बेटा 16, 16 छंग 96, हासिल बेटा 9 लग जाए, 16 नमा 144, और 9 कितने आपके? ये 3 आ जाएगा, ये 5 आएगा और ये 2, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 1536। ऑप्शन में है 1536। यानी कि यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल, एक ऑप्शन लिख लो बेटा, इसको काट के यहाँ लिख लो 1536। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 1536। ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटे अभी तक हमने 13 सवाल करा दिए, अभी 2 सवाल और कराएंगे, उसके बाद बस इतनी ही वीडियो यानी कि क्लास आपकी होगी, 15 सवाल करा दूंगा। चलिए सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं हम। सवाल नंबर 14 क्या कहता है आपका? 14 सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 14 देखिए बेटा क्या कह रहा है आपका। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल का कहने का मतलब ये है कि 3 अभाज्य संख्याओं का जो योग है ना बेटा वो 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का जो योग है ना वो कितना? 100। और एक अभाज्य संख्या किसी दूसरी अभाज्य संख्या से 36 अधिक है, तो आपसे पूछा है कि निम्न, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है 17, 29, 43 या NOT यानी कि नन ऑफ दीज। बेटा आप एक बात ध्यान से सुन लो, जब कभी भी 3 संख्याओं का योग
आपका कुछ भी दे दे तो आप एक संख्या को 2 मान लो। यानी कि क्यों मानोगे? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा? 2 है। अब मैं 3 अभाज्य संख्या मानता हूं, पहली, दूसरी और तीसरी। चलो मैंने तीसरी को आप 2 मान लिया। तीसरी तो ये पर्टिकुलर है कि 2 आपकी अभाज्य संख्या है, और एक को मैंने x माना और दूसरी कितनी अधिक है बेटा? 36 अधिक है। इन तीनों का योग किसके बराबर दे रखा है? आप बोलोगे 100 के बराबर दे रखा है गुरुजी। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x प्लस में 38 बराबर 100। 2x बराबर, इसको निकालोगे ये 2 बचेगा, यहाँ 6 62, यानी कि एक संख्या क्या आएगी? 31। एक संख्या मेरे प्यारे भाइयों कितनी आ जाएगी? 31। पहली संख्या 31 होगी, दूसरी संख्या आपकी 67 होगी और तीसरी संख्या आपकी 2 होगी। तो बताइए, यदि ऑप्शन में 31 दे रखा होता तो आपका आंसर 31 हो जाता। यदि ऑप्शन में 67 दे रखा होता तो आपका आंसर 67 हो जाता। यदि ऑप्शन में 2 दे रखा होता तो 2 यानी कि हो जाता। यदि आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या अभाज्य कौन सी है उनमें से, तीनों में से, तो आपका राइट आंसर होता 67। यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो आपका आंसर होता बेटा 2। इनका एडिशन करोगे 100 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। आ जाइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में शांत पुनरावृत्ति दशमलव है? इसको बोलते हैं बेटे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कल आपको बताया था मैंने। अब एक आपको बताया था एक बताया था बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया था। एक बताया था बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये आपको कल मैंने बताए थे, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें से ये बताना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये बताइए कि जिस टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m या गुणा में 5 की पावर n आप बना सकते हो। क्या मैं यहाँ बना सकता हूँ? आप बोलोगे जी सर। इसको लिख सकते हो 15 गुणा में 16 गुणा में 100। तो इसके फैक्टर कर सकते हो 2 की पावर 4 और इसके फैक्टर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 2 बन गया। तो ये तो नहीं होने का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको भी बना सकते हो 23/2 की पावर 3। इसको 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, कोई फ़र्क नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको भी आप बना सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो बेटे? 25 गुणा में 2, 5 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 1, ये भी बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जब आप 17 को 6 से भाग करोगे तो कभी भी आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही डेसिमल चलता चला जाएगा। चाहे आप 17 को 6 से भाग लगा लो बेटा। इसको 6 से भाग लगाता हूँ तो 6 दूनी 12 होंगे बेटा। ये कितना बचेगा? 5, दशमलव लगाओगे 0, 6 × 48 होगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 2, 6 × 18, यहाँ कितना बचेगा बेटा? 2, 6 × 18। तो आपका ये रिपीट होता चला जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.83 पर बार। तो ये क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हमने 15 सवालों पर डिस्कशन किया है। मैं आशा करता हूं कि आपके ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो बेटा आप इन सवालों पर अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इनसे काफ़ी सवाल आपके बन सकते हैं। मैंने
एक एसएससी जीडी से लेकर जो सीजीएल मेंस तक में सवाल आते हैं वो मैंने आज 15 सवालों में से उनमें से सवाल कराए। और बेटा जो आपको होमवर्क दिया है आप उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि हाँ इस सवाल का आंसर ये है। तो बेटा मैं आशा करता हूँ जो मैंने आज आपको 15 सवाल कराए हैं वो आपके समझ में आ चुके होंगे। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, क्योंकि एक लाइक आपको हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और हम ये सोचते हैं कि अपने स्टूडेंट के लिए जो हमसे हो सके वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो ईमानदारी से पढ़िए और जब तक मत रुकिए जब तक आपका सिलेक्शन होने का नहीं है, ठीक है। जब तक आप पढ़ाई करते रहो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो, और आप अपने गोल बनाओ और 101% 2023 और 2024 में आप सिलेक्शन 100% लो। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं बेटा। जय हिंद जय भारत।